गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम पढ़ेंगे रचनात्मक लेखन के बारे में। देखो अभी तक आपने 9th और 10th क्लास में निबंध लिखे थे, अनुच्छेद लिखे थे, लेकिन जब हम 11वीं 12वीं क्लास में आ जाते हैं तो हमारे पास विषय आते हैं रचनात्मक लेखन। तो सबसे पहले तो हमें पता होना चाहिए कि रचनात्मक लेखन है क्या। देखो बच्चों, जब हम किसी दूसरे व्यक्ति द्वारा तैयार की गई पठनीय सामग्री को ज्यों का त्यों याद कर लें और उसको दूसरों के सामने प्रस्तुत करें, वो तो कहलाता है रटंत। रटंत मतलब जिस चीज़ को हमने रट के किया, कि किसी ने उसको तैयार किया और हमने बस उसको याद किया और उसको लिख दिया। ठीक है, जैसे आप लोग छोटी क्लासेस में थे तब आपके टीचर्स आपको करवाते थे कि आपने माई बेस्ट फ्रेंड का प्रस्ताव ऐसे लिख दिया, हिंदी में मेरा मित्र लिख दिया, मेरी गाय याद कर ली। ठीक है, लेकिन जब आप बड़े हो गए हो अब आपको अलग अलग विषयों पर लिखना होता है। 9वीं 10वीं कक्षा में भी जब आप थे तो आपको कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट टॉपिक्स होते थे जिन पे लिखना आ जाता था, है ना। जैसे कि स्वदेश प्रेम हो गया, विज्ञान पर हो गया, विज्ञापन हो गया, समय का महत्व हो गया, खेलों का महत्व हो गया। तो ये कुछ गिने चुने ऐसे विशेष टॉपिक थे जो अक्सर परीक्षा में आप लोगों से पूछ लिए जाते थे। लेकिन 11वीं और 12वीं कक्षा में अब सीबीएसई ने एक नया वो जोड़ा है, रचनात्मक लेखन। नया तो नहीं है तो पुराना ही, पर आप लोगों के लिए नया है। तो रचनात्मक लेखन क्यों जोड़ा गया, मतलब ये है विषय है आपको इसलिए दिया जा रहा है ताकि आपका लेखन कला, जो आपकी राइटिंग स्किल है, आपका जो लेखन कला है वो विकसित हो। अभी आप लोग देखो, आप लोग कई बार कोई चीज़ देखते हो और उसके बारे में एकदम से बात करना शुरू कर देते हो, ठीक है ना। तो बस रचनात्मक लेखन भी इसी तरीके से है कि आपको एक विषय दिया गया और आपसे कहा गया कि आप इसके बारे में लिखें। तो अब उसके बारे में आप लिखेंगे तो आपके वो खुद के विचार होंगे। तो हम कहते हैं कि अभिव्यक्ति का जो अधिकार है वो हर मनुष्य का अधिकार है और हर मनुष्य जो है अपने मन के भावों को, विचारों को स्वतंत्र रूप से अभिव्यक्त करता है। इसी तरीके से जब हम किसी नए विषय पर लिखते हैं तो उस पर लिखने में जो भी हमारे मन में भाव और विचार आते हैं हम उसके बारे में लिखते हैं। तो लेकिन इसमें क्या होता है कि जब भी आप नए किसी विषय पर लिखते हो तो उसमें आपको थोड़ी सी परेशानियां आती हैं। आप एकदम से किसी भी टॉपिक को देखकर परेशान हो जाते हो कि क्या लिखें। कई बार ऐसा होता है हमें पता तो बहुत कुछ होता है लेकिन अपने उन सोच को, अपने उन बातों को, अपने उन भावों विचारों को शब्दों का जामा जो पहनाना होता है वो बहुत कठिन हो जाता है। तो उस वक्त हम क्या करें, तो आज हम इसी समस्या का अंत करेंगे। हम रचनात्मक लेखन के बारे में पढ़ेंगे। तो अभी मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले जब हमें किसी भी नए या अप्रत्याशित विषय पर लिखना है, ठीक है, जिसके बारे में आपने कभी नहीं पढ़ा या नहीं सोचा और उस विषय पर आपको लिखने को दे दिया जाए, तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना होगा। तो सबसे पहले तो बेटा हम बताएंगे कि जिस भी विषय पर लिख रहे हैं हमें उसकी जानकारी होनी चाहिए और उसके बारे में लिखने से पहले हमें अपने मस्तिष्क में एक रूपरेखा बना लेनी चाहिए। मतलब एक तरीके से एक रफ स्केच जो है वो हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हम कैसे लिखना शुरू करेंगे, हमारे पास इस विषय से जुड़ी हुई क्या बातें हैं जो हम लिख सकते हैं। तो ये सब चीज़ें हमें पहले से ही सोच लेनी चाहिए। उसके बाद हम कहें कि सामान्य रूप से जो कोई भी लेखक है वो आत्मनिर्भर होकर अपने विचारों को लिखित रूप देने का अभ्यास नहीं करता, कि हम कोई भी ऐसी प्रैक्टिस नहीं करते कि हम लिखें किसी भी टॉपिक पर। जब भी हमें किसी विषय पर लिखना होता है वो हमारे अपने खुद के मन में एकदम से विचार आते हैं, तभी हम उसके बारे में लिखते हैं। तो किसी भी विषय पर लिखने से पहले हमें अपने मन में उस विषय से संबंधित उठने वाले विचारों को कुछ देर रुककर एक रूपरेखा प्रदान करनी चाहिए और उसके बाद ही एक शानदार ढंग से अपने उस विषय की शुरुआत करनी चाहिए। अब विषय को आरंभ करने के साथ ही उस विषय को किस प्रकार आगे बढ़ाया जाए यह भी मस्तिष्क में होना चाहिए, कि हमारे दिमाग में होना चाहिए कि हमें अब उसको कैसे आगे बढ़ाना है। जिस विषय पर हम लिख रहे हैं उस विषय से जुड़ी हुई और जो भी उससे संबंधित बातें हैं उनकी जानकारी भी हमारे पास होनी चाहिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होगा तो हम लिखते लिखते रुक जाएंगे, हम सोच ही नहीं पाएंगे कि अब हम क्या लिखें। तो ऐसे में गलती होने की जो चांसेस हैं वो बढ़ जाते हैं, ठीक है। और जो बातें होती हैं, जो भी हम उस विषय से जुड़ी हुई बातें लिख रहे हैं,
सबसे बड़ी बात है कि उनमें आपस में तालमेल होना चाहिए कि अभी हम कुछ लिख रहे हैं, बाद में हम एकदम से कुछ लिख रहे हैं, ये नहीं होना चाहिए। तो इतना तो हमें सोच समझ के लिखना ही पड़ेगा। और जो सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि जब भी हम किसी नए और अप्रत्याशित विषय के बारे में लिखते हैं तो उसमें हम मैं शैली शब्द का प्रयोग करते हैं, मतलब मैं, कि हम ये सोच रहे हैं, ठीक है। जबकि हम आगे आप देखो, आपने पहले निबंध लिखा, अनुच्छेद लिखा, उसमें आप मैं शैली का प्रयोग नहीं करते हैं। लगभग सभी में मैं शैली का प्रयोग जो है वो वर्जित है। लेकिन जब आप किसी नए विषय पर लिखते हैं तो आप इस मैं शैली के प्रयोग से दूसरे लेखकों के विचार और उनके उसको भी जो है जोड़ सकते हैं। और जब आप इस विषय पर लिखेंगे, मैं शैली में जब आप लिखेंगे तो इसमें क्या होगा, ये कहीं ना कहीं आपके विचारों की, आपके व्यक्तित्व की एक झलक होगी, ठीक है। तो अभी मान लीजिए, मैं आपको एक उदाहरण के साथ समझाती हूँ। हमने एक टॉपिक लिया झरोखे से बाहर, या चलो एक सरल सा टॉपिक दूसरा लेते हैं, इम्तिहान के दिन। इम्तिहान क्या होता है? परीक्षा, हमारे पेपर। आप सभी लोगों ने पेपर्स दिए हैं, है ना। कभी क्लास टेस्ट दिया है, कभी यूटी दिए हैं, कभी बोर्ड एग्ज़ाम दिए हैं, तो हम लोगों ने पेपर दिए हैं। तो अब देखो, मैं आपको कहती हूँ इम्तिहान के दिन, जब भी एग्ज़ाम डेज आते हैं आपके आसपास, लगता है कि आपकी परीक्षा आरंभ होने वाली है, तो उन दिनों में आपके मन में कैसे विचार उठते हैं? आप परेशान रहते हैं, आप पढ़ते हैं, आप पहले से लापरवाह होते हैं, नहीं पढ़ते, और फिर एकदम से आपको पता चल जाता है कि आपके पेपर होने वाले हैं, तो आप पढ़ना शुरू कर देते हैं, है ना। तो ये सब बातें होती हैं। तो इन्हीं सब बातों को सबको हमें लिखना है कि क्या हम सोचते हैं, कैसा उस वक्त हमारे को अनुभव होता है। हमारे घर में जो बड़े होते हैं वो भी हमें कहते हैं कि पढ़ लो, कक्षा में अध्यापक आपको कहते हैं कि पढ़ लो, आप लोग दोस्त भी जो हैं जब इकट्ठे होते हो, मिलते हो, तो इस विषय पे बात करते हो कि हमें पढ़ना है। तो उससे संबंधित जो भी चीज़ है वही आपको लिखनी है, ठीक है। तो हम शुरू करते हैं इम्तिहान के दिन कि किस तरीके से हम लिखेंगे। तो हम शुरुआत करेंगे कि बड़े बड़े भी कांपते हैं इम्तिहान के नाम से, कि कोई भी बच्चा कितना भी इंटेलिजेंट हो, कितना भी होशियार हो, लेकिन जब परीक्षा का नाम आता है तो अच्छे अच्छों के पसीने छूट जाते हैं, है ना। इम्तिहान चाहे छोटों का हो या बड़ों का, पर यह डराता सभी को है। 2 वर्ष पहले जब 10वीं की बोर्ड परीक्षा हमें देनी थी, तब सारा वर्ष स्कूल में हमें बोर्ड परीक्षा नाम से डराया गया था और घर में भी इसी नाम से धमकाया जाता था। तो कोई ये आप लिख रहे हो, और अक्सर ऐसा होता भी है। अभी अभी आप लोग जब क्लास में आते हो तो हम लोग आपको कहते हैं ना, बोर्ड एग्ज़ाम आ गए, पढ़ लो, सीरियस हो जाओ। तो बोर्ड एग्ज़ाम के नाम से तो ज़्यादा ही डराया जाता है। अब जब हम इसी विषय पर लिख रहे हैं इम्तिहान के दिन, तो हमने इसमें एक बोर्ड की परीक्षा का ही वो ले लिया है कि भाई हमारी 10वीं की बोर्ड की परीक्षा थी और विद्यालय में जो था वो हमको इस नाम से डराया जाता था, घर में भी माता पिता इसी नाम से डराते थे। तो इसी चीज़ को हमने लिख लिया कि 2 वर्ष पहले जब 10वीं की बोर्ड की परीक्षा हमें देनी थी, तब सारा वर्ष स्कूल में हमें बोर्ड परीक्षा नाम से डराया गया और घर में भी इसी नाम से धमकाया जाता था। मन ही मन हम इसके नाम से डरा भी करते थे कि पता नहीं इस बार इम्तिहान में क्या हो गया। सारा वर्ष अच्छी तरह पढ़ाई की, बार बार टेस्ट दे देकर तैयारी की थी, पर परीक्षा के नाम से भी डर लगता था। और जिस दिन परीक्षा का दिन था, उससे पहली रात तो मुझे बिल्कुल नींद नहीं आई। और देखो यहाँ पर मुझे आ गया ना, मतलब आप अपना अनुभव लिख रहे हो, मैं शैली आ गई, तो आप अब यहाँ पर अपना अनुभव लिख रहे हो कि आपके मन में क्या चल रहा था, आप कैसे परेशान थे, बस वही सब लिखेंगे हम। पहला प्रश्न पत्र चलो हिंदी का ही मान लेते हैं कि पहला जो प्रश्न पत्र था वो हिंदी का ही था और इस विषय पर मेरी अच्छी पकड़ थी, पर परीक्षा का भूत सिर पर इस प्रकार हावी था कि नीचे उतरने का नाम ही नहीं लेता था। सुबह स्कूल जाने के लिए तैयार हुआ, स्कूल बस में सवार हुआ तो हर रोज़ जो हो हल्ला मचता था, सब साथी वगैरह जो थे जब इकट्ठे होते हैं, सुबह मिलते हैं तो शोर मचाते हैं। तो इसी तरीके से कह रहे हैं कि जैसे ही बस में विद्यालय जाने के लिए मैं सवार हुआ तो देखा कि सभी साथियों के हाथ में पुस्तकें थी, सभी उन पुस्तकों को खोले, उनमें अपनी आंखों को झुकाए हुए बैठे थे। और ये सब दृश्य देखकर तो मुझे और अधिक डर लगने लगा कि मतलब मैं ही नहीं, बाकी सब डरे हुए हैं। सबके चेहरों पर जैसे खौफ सा छाया था। जो बच्चे हमेशा खिलखिला के हंसते रहते थे, जिन्हें कभी कोई टेंशन नहीं होती थी, जब जिन्हें कभी कोई पढ़ाई की कोई चिंता नहीं होती थी, वो चेहरे भी जो थे वो आज सहमे हुए थे। तो मैंने भी सोचा कि मन ही मन कि अपने पाठों को दोहरा लेना चाहिए। और
जब मेरे को लगा, मैंने सोचा इस बारे में, तो मैंने सोचा कि चलो वो चीज़ पढ़ी जाए जिसके बारे में अभी शायद कहीं कुछ कमी है। लेकिन हुआ क्या, ये तो बहुत ही बुरी बात हो गई। जैसे ही मैंने उस चीज़ के बारे में सोचना चाहा तो मुझे लगा जैसे मुझे तो कुछ याद ही नहीं है, सब कुछ भूलता सा प्रतीत हो रहा था। मैंने भी अपनी पुस्तक खोली। पुस्तक देखते ही ऐसे लगा कि मुझे तो ये आती है। खैर, स्कूल पहुंच सभी विद्यार्थी अपनी अपनी जगह पर बैठे। प्रश्न पत्र मिला। अब प्रश्न पत्र को देखकर एक बार तो ऐसा लगता है कि ओहो, ये पता नहीं क्या आ गया, कहाँ से आ गया। लेकिन फिर जब थोड़ा सा अपने दिमाग को शांत किया, अपनी मन की घबराहट को शांत किया, उसके बाद जब दोबारा से उसी प्रश्न पत्र को पढ़ा तो लगा नहीं यार, इतना मुश्किल भी नहीं है, आसान लगा। और धीरे धीरे एक एक करके सभी प्रश्नों के जो हल थे वो मैंने पेपर में लिखे और मेरा ठीक समय पर पूरा प्रश्न पत्र जो था वो हल हो गया। और जब अब परीक्षा हॉल से बाहर निकले तो मैंने देखा केवल मैं ही नहीं, मेरे सभी साथी जो थे वो बहुत प्रसन्न थे। पर साथ ही चिंता भी आरंभ हो गई अगले पेपर की, क्योंकि ये पेपर तो हमारा बहुत आसान हुआ और अगला जो पेपर था वो वैसे भी गणित का था। इसीलिए सब परेशान थे कि हम इतनी जल्दी आराम से इसको कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। यह हिंदी का पेपर था, ये तो हो गया। गणित विषय की तैयारी में तो समय चाहिएगा और गणित वैसे भी थोड़ा सा मुश्किल लगता है। तो इस तरीके से मतलब हम ये कह रहे हैं कि एक पेपर बीत गया लेकिन हमारी चिंता समाप्त नहीं हुई। अब हमें दूसरे पेपर की चिंता हो गई और इसी तरीके से 2 दिन बाद गणित का पेपर भी हो गया। तो इस तरीके से जब तक परीक्षा के दिन रहे, जब तक हमारी परीक्षाएं चली, मतलब हर रोज़ कहीं ना कहीं चिंता जो थी वो मन में रहती थी। जिस विषय का पेपर हो जाता उस विषय से चिंता हट जाती और अगले विषय पर अटक जाती। इन दिनों ना तो भूख लगती थी और ना ही खेलने की इच्छा होती थी और ना ही इन दिनों में अपने किसी मित्र के घर गया और शायद ना ही मेरे किसी मित्र ने मेरी सुध ली, क्योंकि सभी अपने अपने इम्तिहान देने में बहुत ही व्यस्त थे। सब अपनी परीक्षा की तैयारी जोरों शोरों से कर रहे थे और इस तरीके से जो इम्तिहान के दिन थे वो बहुत ही तनाव भरे थे। तो बेटा इस तरीके से आपका ये टॉपिक पूरा हुआ। ठीक है, मतलब हमें जो रचनात्मक लेख है इसमें केवल एक पैराग्राफ में एक उसमें लिखना होता है। हमें इसमें कोई ऐसा वो नहीं है हमारे पास फॉर्मेट कि हम ऐसे करना है वैसे शुरू करना है, नहीं, सिर्फ सीधा साधा एक पैराग्राफ हम लिखेंगे और उसको अपना मतलब उसमें कोई ऊपर नीचे कोई फॉर्मेलिटी नहीं है कि डेट डालनी है, टाइम डालना है, कहीं कोई नाम मेंशन करना है या किसी विशेष उससे उद्धरण से हमें उसको आरंभ करना है, ऐसा कुछ नहीं है। सीधा सीधा जो भी विषय हमें लिखने के लिए दिया जाएगा उसके बारे में बस हम पहले सोचेंगे अच्छे से कि हम इस विषय के बारे में क्या क्या लिख सकते हैं। हमें अच्छे शब्दों का चयन करना होगा कि हम कौन कौन से अच्छे शब्दों का इस्तेमाल कर सकते हैं, ताकि जो हमारा एग्ज़ामिनर हो, जो हमारी परीक्षा को चेक करें, उनके मन पर हमारा अच्छा प्रभाव पड़े कि बच्चे ने बहुत ही अच्छे शब्दों का प्रयोग किया है। और इस तरीके से बहुत शांति और सरलता के साथ हमें जैसा भी आता है, मतलब जो भी विचार शब्द हमारे मन में आ रहे हैं, केवल हम उन्हें लिखेंगे। तो इस तरीके से बेटा आपको परीक्षा में भी लिखना होगा। रचनात्मक लेख आपका 6 नंबर का आता है तो आपको उसी हिसाब से तैयारी करनी होगी और इसके बारे में लिखना होगा। तो मुझे आशा है, उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। अगर आपको इस विषय से संबंधित कोई भी परेशानी हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। धन्यवाद।